Vision for Human Society. Unit 2, Lecture 11, How to Live in Relationship according to असंग्रह स्नेह विद्या सरलता और अभय. Dear students, अब तक हमने व्यवस्था पूर्वक और संबंध में जीने के 3 फॉर्मुलेशन अष्टांग मार्ग, अष्टांग योग और धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में चर्चा की थी. इस वीडियो में हम चौथे फॉर्मुलेशन के बारे में बात करेंगे जो है असंग्रह स्नेह विद्या सरलता और अभय. जितनी भी फॉर्मुलेशन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं सबके मूल में सिर्फ इतना है कि निरंतरता में सुखी होकर कैसे जी सकते हैं. इसके लिए 2 एरियाज पर हम फोकस करते हैं, 2 एरियाज पर हम ध्यान देते हैं. पहला, लिविंग इन रिलेशनशिप कंड्यूसिव हेल्पफुल एनवायरनमेंट और दूसरा, एफर्ट्स टू सेल्फ ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज ऑफ द सेल्फ फॉर डेवलपिंग राइट अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एंड फॉर अवेकनिंग. यहां पर 2 बातें कही गई हैं कि जब हम जीने जाते हैं संबंध में तो संबंध में हमारा जीना और साथ ही साथ एक हेल्पफुल एनवायरनमेंट, एक आरामदायक एनवायरनमेंट का मिल पाना पॉसिबल होता है. तो उसके रिजल्ट के रूप में क्या मिलता है? हम सेल्फ की एक्टिविटीज को सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड करने के एफर्ट्स कर पाते हैं. यानी हम स्वतंत्रता पूर्वक जीने की अपनी योग्यता विकसित करने के लिए कोशिश कर पाते हैं. यानी हम अपने सेल्फ को स्वतंत्र कर पाते हैं. We can put efforts for developing right understanding, knowledge and for awakening. इन 3 एरियाज पर हम अपने एफर्ट्स डालते हैं तो सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज ऑफ सेल्फ हो पाती हैं. इसको इस तरह से समझते हैं. अगर मुझे मेरा सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिल रहा है तो वह हेल्पफुल रहता है मेरे लिए मेरी राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट नॉलेज को डेवलप करने में. क्यों? क्योंकि उसमें मेरी सेल्फ की जो एक्टिविटीज हैं वो स्वतंत्र हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड हैं और जितना मेरे सेल्फ की एक्टिविटीज स्वतंत्र सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, जितना मैं अपनी सही समझ, सही भाव, सही विचार के लिए एफर्ट्स कर पाता हूं, उतना ही मेरा संबंध पूर्वक जीना ज्यादा आरामदायक हो पाता है. इसी प्रयास में नेक्स्ट फॉर्मुलेशन को हम देखने वाले हैं जो है नॉन पोजेशन यानी असंग्रह, अफेक्शन यानी स्नेह, नॉलेज यानी विद्या, सिंप्लिसिटी यानी सरलता और फियरलेसनेस यानी अभय. इन पांचों को एक एक करके समझते हैं और फिर देखते हैं कि इनके थ्रू स्वतंत्र होकर व्यवस्था पूर्वक सुखी होकर कैसे जिया जा सकता है. तो पहला है असंग्रह यानी नॉन पोजेसिवनेस. आप ध्यान दीजिएगा, ये शब्द पिछले एक फॉर्मुलेशन में भी पढ़ा था, लेकिन वहां इसका जो मीनिंग निकाल कर दिया गया था, वहां जो इसकी एक्सप्लेनेशन थी, जरूरी नहीं है यहां पर भी वही एक्सप्लेनेशन हो. जरूरी नहीं है इस फॉर्मुलेशन में भी असंग्रह को उसी तरह से बताया गया हो. यहां दूसरे तरीके से एक्सप्लेन किया गया हो सकता है. बट मुद्दा यह है कि हम वास्तविकता को देख पा रहे हैं या नहीं, और जो एक्सप्लेनेशन इस फॉर्मुलेशन में दी गई है उसको ही समझ पा रहे हैं या नहीं. तो दोनों को लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है. बेसिकली आपको ये देख पाना है कि हम चाहे किसी भी फॉर्मुलेशन के थ्रू, हम चाहे किसी भी विचारधारा के थ्रू अपने जीवन को जीने का प्रयास करें, वहां पर जिस तरीके से बताया गया है, उस विचारधारा में जिस तरीके से ध्यान दिलाया गया है, हम उस तरीके से अपने आप को देखकर जी पा रहे हैं, रिजॉल्व होकर जी पा रहे हैं या नहीं. तो यहां पर असंग्रह का मतलब है नॉन एक्यूमुलेशन और अवॉइडिंग accumulation. That means ensuring required physical facilities and its right utilization. यहां पर असंग्रह का मतलब है
इकट्ठा ना करना या इकट्ठा करने की, जमा करने की, इकट्ठा मतलब जमा करने की अपनी टेंडेंसी, अपनी आदत को अवॉइड करना। इसका मतलब जितनी रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज हैं उनकी पहचान हो पाना और उनका सदुपयोग करने की योग्यता हमारे अंदर डेवलप हो पाना, ये हम कर पाते हैं तो असंग्रह के लेवल पर हम काम कर रहे हैं। इस असंग्रह से यानी नॉन पोजेसिवनेस से क्या हमें बेनिफिट मिलेगा, क्या एडवांटेज मिलेगा? तो तीन बेसिक एडवांटेजेस हैं। पहला, we are able to fulfill our needs by way of right utilization। हम अपनी सभी जरूरतों को सदुपयोग के थ्रू, सदुपयोग से पूरा कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम फिर दुरुपयोग नहीं करते, अननेसेसरी इकट्ठा नहीं करते, और जो हमारे लिए नेसेसरी है उसको पहचान कर, उसको अपने लिए अवेलेबल कराकर हम उसका सदुपयोग करके अपनी हर नीड को पूरा कर पाते हैं। दूसरा क्या एडवांटेज है? थिंग्स आर अवेलेबल फॉर यूज बाय अदर्स इन द सोसाइटी। अब मैंने अननेसेसरी एक्यूमुलेशन नहीं करा है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? मेरे इस छोटे से एफर्ट से पूरे समाज पर इसका असर पड़ता है। वो ये कि जो रिसोर्स मैंने एक्यूमुलेट नहीं करा वो रिसोर्स नेचर में बना हुआ है, और फिर जिसको इसकी रिक्वायरमेंट है, जिसको एक्चुअली उसकी नीड है, उसके लिए वो अवेलेबल हो पाता है। और तीसरा इसका एडवांटेज क्या है? प्रिजर्वेशन एंड एनरिचमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अब क्योंकि मैंने अननेसेसरी एक्युमुलेशन नहीं करा है तो नेचुरल रिसोर्स का दोहन नहीं होता है, प्राकृतिक चीजों का दोहन नहीं होता है, और इस वजह से नेचर में जो चीजें जैसे हैं उसी रूप में बनी रहती हैं। जब उनकी रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ तभी हम उनको लेते हैं, और जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना ही लेते हैं, जिससे कि नेचर का, नेचुरल रिसोर्स का संरक्षण और पोषण हो पाता है। सो नॉन पोजेसिवनेस डज नॉट मीन्स दैट वी डू नॉट यूज थिंग्स। यहां पर इस बात को मैं ध्यान दिलाऊंगी कि नॉन पोजेसिवनेस का मतलब ये नहीं है कि हम सामान का उपयोग ही ना करें। अक्सर लोगों को यह भ्रम हो जाता है, असंग्रह का मतलब है हम सामान को इकट्ठा ही ना करें, उसका इस्तेमाल ही ना करें। लेकिन ऐसा नहीं कहा गया है। इट मीन्स दैट वी यूज थिंग्स इन अ राइट सेंस रेदर देन मिसयूज देम। तो नॉन एक्यूमुलेशन के रूप में, नॉन पोजेसिवनेस के रूप में, असंग्रह के रूप में हमें सिर्फ इतना इंश्योर करना है कि हम अपनी सुविधाएं जो हमारे पास हैं हम उनका सदुपयोग कर पाए, उनका कंप्लीट उपयोग कर पाए, उनका मिसयूज ना करें। Even if we are not overusing things, not indulging in their use, and just accumulating things, then these things are not available for use by others in the society। आप एक चीज देखो, कई बार लोग ये कहते हैं कि हम तो ओवर यूज नहीं करते, हम तो इनको, इनके मोह में नहीं पड़ते, है ना, लेकिन फिर भी हम तो चीज को इकट्ठा करेंगे क्योंकि पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। अगर हम इस मानसिकता के साथ भी चल रहे हैं कि हम ओवर यूज नहीं कर रहे, हम उनके उनके मुंह में नहीं पड़ रहे, लेकिन हम इकट्ठा करके रख रहे हैं, तो भी समाज में जिन लोगों को उसकी जिस वक्त जरूरत है उनको नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम फिजिकल फैसिलिटीज को देखें तो उनके साथ एक नेचुरल लॉ, एक प्राकृतिक नियम जुड़ा हुआ है। वो ये कि जो भी फिजिकल थिंग्स हैं वो डेफिनेटली धीरे धीरे डिट्यूरेट होती हैं। डिट्यूरेट होने का मतलब धीरे धीरे डिके होती हैं, खत्म होना शुरू होती हैं। दैट मीन्स धीरे धीरे जो भी फिजिकल फैसिलिटी बनी है या बनाई गई है वो बनने के बाद खत्म होगी ही। उसका खत्म होने का टाइम भी निश्चित होता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखकर एक्युमुलेशन या संग्रह करने के बजाय हम उनके सदुपयोग करने पर ध्यान दे पाते हैं, तो हमारा जीना ज्यादा आरामदायक और ज्यादा सुविधाजनक, ज्यादा सरल हो पाता है। नेक्स्ट है स्नेह। स्नेह यानी अफेक्शन। स्नेह का मतलब आपको पहले से
सेकेंड ईयर के कंटेंट में एक बार देखने को मिला होगा। जो उस टाइम पे बताया गया था, दूसरे को संबंधी के रूप में स्वीकारना या दूसरे से संबंध को देख पाना, उसको ही यहाँ पर भी यही बताया गया है। तो स्नेह का मतलब है टू बी एबल टू एक्सेप्ट द अदर एज बीइंग रिलेटेड, इंटर रिलेटेड, इंटरकनेक्टेड, interdependent and to live with the feeling of relationship। स्नेह का मतलब दूसरे को अपने संबंधी के रूप में स्वीकार पाना, उसके साथ संबंध को देख पाना, उसके साथ अपनी डिपेंडेंसी को या एक दूसरे के लिए जो हम पूरकता में जी सकते हैं उस कनेक्शन को देख पाना और फिर संबंध में जी पाना। दूसरे को अपने संबंधी के रूप में स्वीकार पाना और उस स्वीकृति के आधार पे, संबंध के आधार पे जी पाना, इसी को स्नेह कहा है। We are able to see that the other also has the same needs as me, needs of physical things as well as of feelings। अगर हम दूसरे को संबंधी के रूप में देख पाएंगे, जब हम दूसरे को अपने जैसा देख पाएंगे, तो हमें यह भी दिख पाएगा या समझ में आएगा कि दूसरे की शरीर की आवश्यकताएं भी उतनी ही हैं जितनी मेरी हैं, वैसी ही हैं जैसी मेरी हैं। साथ ही साथ दूसरे की सेल्फ की आवश्यकता, उसके फीलिंग्स की आवश्यकताएं भी वही हैं और उतनी ही हैं जैसी मेरी हैं। तो जब मैं दूसरे को संबंधी के रूप में देखूंगा तो उसे मैं अपने जैसा देख पाऊंगा, उसको सेल्फ एंड बॉडी दोनों के लेवल पर अपने जैसा पहचान पाऊंगा। तो जब मैं और वो दूसरा व्यक्ति अपने शरीर और सेल्फ की आवश्यकताओं में सेम हैं, तो हम एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ऐसा मैं स्पष्ट रूप से देख पाऊंगा। ऐसे में मैं यह देख पाऊंगा कि दूसरा भी मेरी तरह ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयास कर रहा है। जब सुविधाओं का अभाव होता है तो वो भी मेरी तरह ही दुखी होता है। अतः मैं जितना संभव हो पाए अपने और दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास करूंगा। यह है स्नेह को समझ के, स्नेह को देखकर स्नेह पूर्वक जीने का तरीका। नेक्स्ट है विद्या। विद्या का मतलब यहां पर क्या है? राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग एंड राइट थॉट। द बेसिस ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग एंड राइट थॉट इज conducive environment by living in non-possessiveness and affection। And conducive environment by living with non-possessiveness and affection gives us right understanding, right feeling and right thought। इसको इस तरह से देखिए कि जब मेरे में विद्या है, यानी मेरे अंदर सही समझ, सही भाव, सही विचार है, तो वो मेरे जीने का आधार बनता है। और जब वो मेरे जीने का आधार बनेगा तो उसके थ्रू मैं असंग्रह और स्नेह के आधार पे एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, एक सुविधाजनक या कहें सपोर्टिव एनवायरनमेंट को देख पाऊंगा और उस सपोर्टिव एनवायरनमेंट को बना भी पाऊंगा। अपनी सही समझ, सही भाव, सही विचार के आधार पे मैं अपने आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट बना पाऊंगा जो मुझे संबंध पूर्वक असंग्रह के आधार पर जीने में हेल्प करे। जब मैं ऐसा एनवायरनमेंट बना पाऊंगा तो वही एनवायरनमेंट मेरी और मेरे आसपास के सभी लोगों की सही समझ, सही भाव, सही विचार को और इंश्योर करने में और स्टैब्लिश करने में हेल्प कर पाएगा। अब सही समझ, सही भाव, सही विचार का क्या मतलब है? कि जो व्यवस्था के अर्थ में है उसको समझ पाना, व्यवस्था में ही जीना संभव है ये फील कर पाना और व्यवस्था में जीने के ही विचार रख पाना, इसी को कहा है विद्या या नॉलेज या राइट अंडरस्टैंडिंग। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम सही अर्थ में जी पाते हैं। जब हम सही समझ और सही भाव विचार के आधार पर जी पाते हैं, उसी को सरलता या सिंप्लिसिटी कहा गया है। सरलता का मतलब बीइंग रिड ऑफ ऑल टाइप ऑफ प्राइड एंड ईगो। हर तरह के घमंड, द्वेष या कहें हम मिसअंडरस्टैंडिंग अपने बारे में नहीं रख पाते हैं।
हर तरह से घमंड और द्वेष से हम फ्री हो जाते हैं। और इसका इंडिकेटर क्या है? फीलिंग ऑफ नेचुरल कंफर्ट, फुलफिलमेंट विद इन। अगर मेरे अंदर हर तरह का प्राइड और ईगो खत्म होता है, तो इसको कैसे देखा जा सकता है, कैसे पहचाना जा सकता है कि मेरे अंदर एक नेचुरल कंफर्ट, एक आराम, एक सहजता नेचुरली आ जाती है और एक पूरकता का भाव आता है, पूरकता का अपने अंदर विचार आना शुरू होता है। अपने अंदर एक बहुत पीसफुलनेस का, एक बहुत आराम की कंडीशन का को फील कर पाते हैं। साथ ही साथ naturally fulfilling behavior in relationship in which there is no excitement, pride और ego। अब अगर मैं अपने अंदर पीसफुल हूं, अपने अंदर आराम की स्थिति में हूं, किसी तरह का कोई घमंड, द्वेष, डर, प्राइड, ईगो नहीं आता है, तो मेरा जो व्यवहार है दूसरों के साथ संबंध में जीते हुए, वो नेचुरली फुलफिलिंग यानी पूरकता के अर्थ में होने लगता है, जिसमें किसी तरह का एक्साइटमेंट, किसी तरह का प्राइड और ईगो नहीं होता। तो रिएक्शन के बजाय हम रिस्पॉन्ड करके जीना शुरू कर पाते हैं। जितना हम अपने आप में आराम में रह पाते हैं, उतना ही संबंधों में जो हमारा एक्सप्रेशन होता है वो भी नेचुरली फुलफिलिंग यानी पूर्णता का होता है। दैट मीन्स हर एक के लिए एक्सेप्टेबल बिहेवियर हम कर पाते हैं, जो किसी भी तरह के एक्साइटमेंट, प्राइड या ईगो से फ्री है। अपने अंदर कोई दिखावा, कोई घमंड नहीं रहता है। जो जैसा है और जैसा मैं हूं, मैं वैसा ही दिखा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं सही के अर्थ में हूं, व्यवस्था के अर्थ में हूं, और वही सबको स्वीकार भी होता है। इसी को कहा है सरलता यानी सिंप्लिसिटी। इसके आधार पे अभय यानी फियरलेसनेस आता है। अगर आपको याद हो तो सेकेंड ईयर में भी ये बात करी थी कि फियरलेसनेस का मतलब क्या है, कि सबके साथ ट्रस्ट पूर्वक, विश्वास पूर्वक जी पाते हैं। और जो तीसरा तरह का भय है, फियर फ्रॉम इनह्यूमन बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव के अमानवीय आचरण का भय, उससे फ्री हो पाते हैं। उसी को यहां पर कहा है कि मैं भी बिना किसी डर के, बिना किसी फियर के जी रहा हूं, और साथ ही साथ दूसरा भी मेरे से किसी तरह का भय नहीं रख रहा है। तो दोनों तरह के फियर को हम अपने अंदर से डिसॉल्व या रिजॉल्व कर पाते हैं। मैं दूसरों से या किसी से भी किसी तरह का फियर फील नहीं कर रहा हूं, साथ ही साथ दूसरा भी मेरे से फियर फील नहीं कर रहा है। इसी को अभय कहा है। और किस तरह के फियर? Fear of losing one's life, fear of losing one's position, fear of losing one's respect, fear of losing one's wealth। इन चारों तरह के फियर से हम फ्री हो जाते हैं एक दूसरे के साथ जीते हुए। अगर देखें तो ये चार तरह के फियर हमारे अंदर डोमिनेट कर रहे होते हैं मानव के अमानवीय आचरण के भय के रूप में। इसी वजह से हम दूसरों के साथ अपना संबंध नहीं देख पाते, सरलता में नहीं जी पाते। चार तरह के फियर कौन कौन से हैं? जीवन जाने का भय यानी मृत्यु का भय, पद खोने का भय या कहूं पद भय, मान भय, धन भय और जीवन भय। पद खोने का भय, सम्मान खोने का भय, धन खोने का भय या जीवन खोने का भय। इन तरह के भय से हम मुक्त हो पाते हैं, तो हम दूसरे के साथ भी आराम से जी पाते हैं। दूसरा हमारे साथ भी आराम से जी पाता है। क्यों? क्योंकि हम नेचुरल लॉ को देख पा रहे हैं, प्राकृतिक नियमों को देख पा रहे हैं कि ये लाइफ है, ये किस पर्पस के लिए बनी है, इस लाइफ का टाइम लिमिट क्या है, डेथ हो रही है तो क्यों हो रही है, ये सब हम समझ पाते हैं। और पद का भय यानी पोजीशन का भय फिर नहीं रहता, क्योंकि पद फिर सम्मान का आधार नहीं बनता। अगर अभी देखें तो हम पद खोने का भय क्यों रखते हैं?
क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमारे पास पद नहीं रहेगा, कोई हमें मानेगा नहीं, कोई हमें कुछ पूछेगा नहीं, कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा। तो जब हमें विद्या यानी सही समझ, सही भाव, सही विचार मिल अपने अंदर इंश्योर कर पाते हैं, तो यह पद का भय समाप्त होने लगता है, क्योंकि दिख जाता है पद और सम्मान दो अलग चीजें हैं और दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। सम्मान बिना पद के भी पाया जा सकता है, और फिर सम्मान खोने का भय भी नहीं रहता, क्योंकि हम इंश्योर होते हैं कि जिस तरह से हमारा जीना है दूसरों के साथ, वो ना तो किसी के दुख के लिए है, ना ही किसी को अ, परेशान करने के लिए है, और सब के साथ हमारा जीना सहज सरल है, जो सबके द्वारा स्वीकार्य हो पाता है, और इसी वजह से हम दूसरों से सम्मान पा पाते हैं। ऐसे में पद हमारे लिए सम्मान का आधार ना बन के अपने पार्टिसिपेशन देने का एक जरिया बनता है। फिर इसी तरह से रिस्पेक्ट को भी हम पद के साथ नहीं जोड़ते, धन के साथ नहीं जोड़ते, तो रिस्पेक्ट के खोने का भय भी खत्म हो जाता है, क्योंकि दिखाई देता है कि जब हम सही अर्थ में, सही भाव के साथ, सही विचार से जी रहे हैं, तो सबके लिए हम रिस्पेक्ट इंश्योर कर रहे हैं, और सबके मन में हमारे लिए रिस्पेक्ट आती है। We have a continuous feeling of assurance about the existence when, on the basis of continuous self awareness, we are able to see that there is nothing in this existence to lose. Existence के नियम समझ में आते हैं। Existence में फॉर्मेशन एंड डिफॉर्मेशन मटेरियल वर्ल्ड में बना रहता है, चलता रहता है। अगर कुछ बना है तो वो खत्म भी होता है, और खत्म हुआ है तो फिर नया बनता भी है। जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतन अवस्था है, वो चेतन अवस्था या चैतन्य हमारा जड़ के आधार पर नहीं चलता। जड़ अलग है, चैतन्य अलग है। Whatever is really required for any unit is always available in existence. In nature there is no shortage of it. जो कुछ भी किसी भी यूनिट को, चाहे वो प्राण अवस्था है, जीव अवस्था है, या ज्ञान अवस्था यानी मानव है, उनके लिए कुछ भी कम नहीं पड़ता है। अगर उनकी वो आवश्यकता है तो, उनका लालच है, उनकी ग्रीड है, तो डेफिनेटली कम पड़ेगा। उनकी एक्चुअल आवश्यकता जो है, उसके लिए एग्जिस्टेंस में, प्रकृति में, अस्तित्व में कभी भी कमी नहीं पड़ती है। ये नियम हमें समझ में आते हैं तो हम किसी भी तरह से किसी भी चीज को या किसी को भी खोने का भय नहीं रहता है। इसी को कहा है अभय। अब यही अभय और विद्या जब हम रिफ्लेक्ट करना शुरू करते हैं, तो वो ही बिहेवियरल लॉ के रूप में दिखाई देता है। कैसे? जो सुखी है, हम उसके साथ दोस्ती का व्यवहार करके जी पाते हैं। जो दुखी है, जो दुख का कारण बन रहा है, उसके लिए दया भाव रख पाते हैं। जिसके साथ अच्छा लग रहा है, उसके साथ हम जॉयस होकर जी पाते हैं, खुश होकर जी पाते हैं। और जो सिंफुल है, सिंफुल मतलब जिसने गुनाह किया है, उसके लिए हम एक न्यूट्रल स्टेट, हम एक नॉर्मल स्टेट को अपने अंदर बनाकर रख पाते हैं। उनके लिए कोई घृणा का भाव नहीं आता है। इसी को यहां डिफाइन किया गया है। फ्रेंडलीनेस मीन्स फीलिंग ऑफ लिविंग टुगेदर इन रिलेशनशिप एंड हार्मनी। तो जब दूसरा मुझे सुखी दिखाई देता है, मैं दूसरे को सुखी दिखाई देता हूं, तो हम एक दूसरे के साथ संबंध पूर्वक व्यवस्था में जीने के में कंफर्टेबल हो जाते हैं। अगर दूसरा दुखी है और मैं अपने आप को सुखी देख पा रहा हूं, आई फील आई एम having a feeling of empathy and being helpful to other. मैं दूसरे के साथ एक एम्पैथी का भाव रख पाता हूं और दूसरे के लिए एक मदद बनने का प्रयास करता हूं। अगर मैं सुखी हूं और दूसरा मुझे दुखी दिख रहा है, तो उस कंडीशन में मैं दूसरे के लिए एम्पैथी फील करता हूं और उसकी मदद करने की कोशिश करता हूं, ताकि वो भी सुखी होकर जी पाए। Then joy is to feel happy
being with righteous person and to take inspiration from them। तो जो सही है, सत्य है, सही के अर्थ में है, उसके साथ जीना, ऐसे व्यक्ति के साथ जीना जो सही जी रहा है, ऐसे व्यक्ति के साथ जीना हमारे लिए फिर एक मोटिवेशन का सोर्स बनता है कि हम भी सही होकर जी सकते हैं, उसके जैसा जी सकते हैं। और अगर कोई गुनाह कर रहा है, गलती कर रहा है, तो उसके साथ किसी भी तरह का हेट्रेड या किसी भी तरह की इविल फीलिंग, बुरी फीलिंग हमारे अंदर नहीं आती है। हम इक्वानिमिटी में जी पाते हैं, या नॉर्मल स्टेट, यानी उसके लिए हम एक तरह से कहें तो किसी भी इफेक्ट के बिना हम जी पाते हैं। अभी तक हमने यह बताया कि 4 तरह के फॉर्मुलेशन से मानव के जीने के तरीके को डिफाइन किया गया है। अगर चारों तरह के फॉर्मुलेशन को देखें तो मोर और लेस सब ने सेम बात करी है, और उसमें हर एक ने कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी को कहा है। यानी फिजिकल फैसिलिटीज को हम राइटली अंडरस्टैंड कर पाए, रिलेशनशिप को भी हम राइटली अंडरस्टैंड कर पाए, जिसके बेसिस पर हम कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी में रह सकते हैं। दोनों में से किसी को भी छोड़ नहीं रहे, दोनों में से किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट कुछ वीडियोस में हम बात करेंगे कि हर एक मानव के ज्ञान पूर्वक जीने का प्रयास कैसे संस्कार, संस्कृति और सभ्यता का गठन करता है। यानी अब व्यक्तिगत स्तर से समाज के स्तर पर जीने को देखेंगे, और सही समझ, सही भाव, सही विचार से कैसे संस्कार, संस्कृति और सभ्यता का गठन किया जा सकता है, यह जानने का प्रयास करेंगे। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आगे और भी वीडियो पाने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।